Good morning, students. In the last lecture, we have started the topic elasticity of demand. Last कुछ lectures में हमने elasticity of demand ये topic शुरू किए थे, जिसमें हमने elasticity of demand की meaning देखा, साथ में हमने elasticity of demand के types भी study किया. उसके बाद में हमने जो factors affect करते हैं elasticity of demand को वो भी study किया, और साथ में हमने प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के अलग अलग जो डिग्रीज होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है. अभी इलास्टिसिटी और डिमांड का जो लास्ट टॉपिक है वो हमें आज कंप्लीट करना है, दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेज़र कैसे करें, इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, स्पेशली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका हमने देखा था जब हम स्टडी कर रहे थे, तब हमने देखा था कि उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है. इलास्टिक डिमांड है मतलब क्या कि जहाँ पर प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पर ज़्यादा पड़ता है तो उसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं. अगर प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पर कम हो रहा है तो उसको हम लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं. और उसका जो आंसर है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राइस इलास्टिसिटी का आ सकता है. अब ये जो हम कह रहे हैं कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आंसर आ सकता है, तो ये कौन से मेथड से हम प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेथड्स है जिस मेथड से हम जो इलास्टिसिटी और डिमांड है उसको हम मेज़र कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी मेथड्स हैं. हमको अगर इलास्टिसिटी और डिमांड कैलकुलेट करना है, सो देयर आर बेसिकली 4 मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पहली मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, ये पहली मेथड है. सेकंड मेथड है टोटल आउटले मेथड, आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो वो एक सेकंड मेथड है. साथ में ही है एक पॉइंट मेथड, एंड फोर्थ वन इज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फोर्थ मेथड है. तो ये जो चारों मेथड्स है, ये चारों मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेथड से शुरू करेंगे, प्रोपोर्शनेट मेथड, और परसेंटेज मेथड भी इसको हम कहते हैं. तो इसमें इंडिकेट करते हैं हम ईपी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. उसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो हमने बेसिकली जो इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला देखा था जिसमें हम नीचे कॉज लेते हैं और ऊपर क्या लेते हैं, इफेक्ट. ठीक है, उसी फॉर्मूले से हमने लिया है. प्राइस जो है कारण है, कॉज है, और उसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड पर उसका असर हुआ, इफेक्ट हुआ. तो बेसिक इफेक्ट अपॉन कॉज के फॉर्मूले से ही ये बना हुआ है. अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो सपोज एक यहाँ पर हम 3 एग्जांपल लिया है समझने के लिए. सपोज परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस 10%, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे. डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10, परसेंटेज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड 5. अब यहाँ पर हमको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है. हमने प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड डिस्कस जब किए थे तब हमने देखा था कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में से एक वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है और फाइनल आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है. तो प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आंसर आता है, इसलिए हम नेगेटिव को क्या करते हैं, ओमिट करते हैं. तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन में साइंस को ओमिट किया गया है. हमको केवल यहाँ पर नंबर्स देखना है और उस नंबर के आधार पर डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है ये हमको देखना है. तो यहाँ पर जो साइंस है उसको ओमिट करना है, प्लस माइनस को ओमिट करना है. हमको सिर्फ फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना है और आंसर जो नंबर आ रहा है उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है. तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ये कितना है 5, और प्राइस में कितना चेंज हुआ था 10, तो प्राइस 5/10, आंसर कितना है 0.5. अब अगर इसका ईपी का आंसर 1 से कम आता है, लेस देन 1, इफ द आंसर ऑफ ईपी दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो 1 से कम जब भी आता है तो उसको कहते हैं लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड. हमने थ्योरी जब देखा था जस्ट इसके पहले इसमें, तब मैंने कहा था कि आपको जितना वैल्यू ज़्यादा आएगा उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा आती है. मतलब ही वैल्यू जितनी कम आएगी उतनी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, कम. इलास्टिसिटी कम है मतलब क्या कि डिमांड पर असर कम हो रहा है. जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखोगे 10% प्राइस में चेंज किया, तब जाके 5% चेंज किस में आया, डिमांड में. तो डिमांड क्या है यहाँ पर, कम सेंसिटिव है, दैट इज लेस इलास्टिक है या इनइलास्टिक है. तो आंसर अगर 1 से कम आता है उसको बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड. अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं. परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में 10 और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में 20% फर्क आ गया. तो सेम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किया, आंसर कितना है 2.
दैट इज मोर देन 1। तो जब भी एक से ज्यादा आंसर आता है इसको कहेंगे मोर इलास्टिक डिमांड या इनइलास्टिक डिमांड। लॉजिकली देखेंगे यहाँ पर प्राइस में 10% चेंज है और उस 10% चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आ गया 20, मतलब 10 से ज्यादा आ गया। जितना चेंज प्राइस में हुआ उससे ज्यादा चेंज किस में आया, क्वांटिटी डिमांडेड में। तो इसीलिए यहाँ पर डिमांड क्या है, सेंसिटिव है। तो इसी को कहते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर कितना है, एक से ज्यादा। इफ द वैल्यू ऑफ ईपी इज मोर देन 1 इट इज कॉल्ड एज मोर इलास्टिक डिमांड। अब तीसरी केस इमेजिन करते हैं कि प्राइस में 10% चेंज आया और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पर भी सेम 10% ही चेंज आया। सेम फॉर्मूला है 10/10, तो फाइनल आंसर कितना है 1। तो एग्जैक्ट आंसर जब 1 आता है ईपी का इट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर तीनों केस में ये इंडिकेट करता है कि प्राइस में जितना चेंज आया है उससे कम चेंज अगर क्वांटिटी डिमांडेड पाया होगा उसी कॉल्ड एज लेस इलास्टिक डिमांड। जितना चेंज प्राइस में आया है उससे ज्यादा चेंज अगर क्वांटिटी डिमांडेड पे आया होगा इट इज कॉल्ड एज मोर इलास्टिक डिमांड। जितना चेंज प्राइस में है उतना ही चेंज अगर डिमांड पे है इट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और यहां पर आंसर कितना आएगा, एग्जैक्ट 1। तो ये मेथड को कहते हैं परसेंटेज मेथड। यहां पर आपको परसेंटेज चेंज प्राइस का दिया है, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड का दिया है। जितना आंसर आएगा उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि डिमांड क्या है, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। जितना आंसर एक से कम आएगा, इफ द आंसर ऑफ ईपी इज लेस देन 1, जैसे यहाँ पर 0.5 आया है, इट इज कॉल्ड एज लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड जो है ये सेंसिटिव कम है, यहाँ पर जो डिमांड पर असर हो रहा है प्राइस का वो बहुत ही कम हो रहा है। अगर आंसर एक से ज्यादा आ रहा है मतलब जो डिमांड है वो क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है। मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में जितना चेंज आया है उससे ज्यादा चेंज किस में आया, डिमांड पे आया। अगर दोनों सेम है, प्राइस में जितना चेंज है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड पे है, तो इट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले मेथड। यहां पर यह देखा जाता है, पहली मेथड में क्या देखे थे हमने, परसेंटेज बेस पे लिए थे कि कितना चेंज प्राइस में आया, कितना चेंज क्वांटिटी डिमांड पे आया, उसका कंपैरिजन किया, आंसर निकाला और उसके आधार पर हम एक से कम आया तो लेस इलास्टिक, एक से ज्यादा आया मोर इलास्टिक, एक आया यूनिटरी इलास्टिक। इसका बेस क्या है, परसेंटेज। लेकिन अभी जो हम मेथड देख रहे हैं इसका मेथड क्या है, इसका बेस क्या है, एक्सपेंडिचर। प्राइस कम करने के बाद एक्सपेंडिचर पर क्या असर हो रहा है, प्राइस कम करने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उतना ही है कि कम हो रहा है, इस आधार पर इलास्टिसिटी यहां पर निकालते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल हमने लिया है, फर्स्ट कॉलम इंडिकेट्स प्राइस कम होती जा रही है। सेकंड कॉलम में हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड, थर्ड कॉलम में हमने लिया है टोटल एक्सपेंडिचर और फोर्थ में हम बता रहे हैं कि इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक डिमांड है कि इनइलास्टिक डिमांड है। अब देखेंगे यहां पर कि फर्स्ट में जो प्राइस है 10, जब प्राइस थी तब क्वांटिटी डिमांडेड 1 था और टोटल एक्सपेंडिचर 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1। जब प्राइस 10 से कम होकर 9 हो गई तो डिमांड हमारी थोड़ी सी बढ़ गई, 2 हो गई, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 टोटल एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। प्राइस 9 से कम होकर 8 हो गई, टोटल डिमांड हमारी 3 हो गई और बढ़ गई, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 24। प्राइस और कम हुई, 8 से 7 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ गई, 4 हो गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 28। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि एक तरफ प्राइस कम हो रही है, यहां पर 10, 9, 8, 7 प्राइस कम हुई है, लेकिन यहां पर एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर यहां पर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, 10, 18, 24, 28, मतलब एक साइड प्राइस कम हो रही है और उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब प्राइस कम होती है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे ईडी से इंडिकेट करते हैं, इसका आंसर क्या आता है, मोर देन 1 दैट इज इलास्टिक डिमांड। अब उसके आगे हम देखेंगे कि 7 से 6 हो गई, डिमांड 5 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5
टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर आ गया 30, अब 6 से 5 प्राइस हो गई, डिमांड हो गई 6, टोटल हमारा हो गया 30। लेकिन यहाँ पर 30 टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। प्राइस जरूर यहाँ पे कम हुई है, 6 और 5, 6 से 5 प्राइस कम हो गई है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी 30 था और अभी भी 30 है। तो अगर ऐसा होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम है प्राइस कम करने के बाद, इट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट इज इट इज इक्वल टू 1। और उसी को आगे देखते हैं कि 5 से 4 हो गया तो डिमांड 7, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 28, और प्राइस कम हो गई, 8 क्वांटिटी डिमांडेड हो गई, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 24, और 2 हो गई प्राइस, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्राइस हो गई, और टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 18। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्राइस तो कम हो रही है 432, और उसकी टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो कम हो गया, दोनों कम हो गए, प्राइस तो कम ही होगी है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर भी 28, 24, 19 क्या हो गई है? कम हो गई है। तो जब भी प्राइस कम होती है और जब टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, उसको कहते हैं लेस इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड। तो यहां पर जो बेस है, ये बेस क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, कि प्राइस कम करने के बाद अगर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कहते हैं इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस कम करने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर सेम है तो उसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। प्राइस कम करने के बाद एक्सपेंडिचर भी कम हो गया तो उसको कहते हैं लेस इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड। तो ये मेथड का बेस क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या इंपैक्ट हुआ है प्राइस के कम करने का। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं इसको। सो दिस इज द सेकंड मेथड। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज पॉइंट मेथड। अब पॉइंट मेथड में क्या होता है कि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, और उस ग्राफ पर ये जो डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व पर कोई भी एक पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी कितनी है ये काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन स्टेट डिमांड जो कर्व रहेगा, उस कर्व फॉर एग्जांपल ये हम इमेजिन करते हैं कि ये लाइन 10 ये डिमांड कर्व 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और हमको यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट मिडिल में है इस लाइन के, और हमको इस पॉइंट पर ये बताना है कि इलास्टिसिटी कितनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट, मतलब इस पॉइंट के नीचे की लेंथ कितनी है और इस लाइन के ऊपर की लेंथ कितनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट अगर मिडिल में है तो अपर लोअर जो है उसकी भी 5 सेंटीमीटर है और लोअर की भी क्या है 5 सेंटीमीटर है। आंसर कितना आया 1, मतलब यूनिटरी। अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके नीचे फॉर एग्जांपल 7.5 इमेजिन करते हैं और इस पॉइंट की ऊपर की लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगी 2.5। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 3, दैट इज मोर इलास्टिक डिमांड। अगर हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर लोअर लेंथ कितनी हो गई 2.5 और अपर कितनी हो गई 7.5 सेंटीमीटर इमेजिन किए थे। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा पॉइंट में आएगा, एंड दैट इज उसका मतलब क्या है लेस इलास्टिक डिमांड। तो ये पॉइंट ग्राफ हम प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ पे हम ये करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, द पॉइंट इलास्टिसिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर हमको इस पॉइंट के नीचे की लेंथ अपॉन इसके ऊपर की लेंथ, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालकर हम क्या कर सकते हैं इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। देन फोर्थ वन इज आर्क इलास्टिसिटी। अगर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा कर्व है, तो हम आर्क इलास्टिसिटी को मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा परसेंटेज, यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो ट्रायंगल है इट इंडिकेट्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन Q1। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांडेड लिया है एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम प्राइस लेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और यहाँ पर हमने ये Q पॉइंट लिया, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको P1 लेना है और ऑब्वियसली ये आएगा P2।
तो इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, ईपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे यहाँ पर हम ये करेंगे कि यहाँ पर अगर ये फॉर एग्जांपल ये 10 है और ये 3 है तो डिफरेंस कितना हो गया 7, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 7। तो ये सब वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो उसके आधार पर भी हम आंसर निकाल सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो इलास्टिसिटी है ये इलास्टिसिटी कितनी रहेगी। तो ये हम जब आर्क शेप में डिमांड कर्व के आधार पर हम निकालते हैं तो उसको इस मेथड से हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर हम जो आंसर्स है वो आंसर्स निकाल सकते हैं। सो these are the methods to calculate or to measure elasticity of demand. First one is proportionate method, total outlay method, point method and arc elasticity of demand. नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग।